गुड मॉर्निंग गर्ल्स। होम साइंस में हम संयुक्त व एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने परिवार किसे कहते हैं, परिवार की परिभाषाएं, मैकइवर एवं पेज के अनुसार, डॉक्टर दुबे के अनुसार परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, परिवार का हमारे लिए क्या महत्व है, ये सब कुछ पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या लाभ हैं और संयुक्त परिवार की क्या हानियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ, ऐसा परिवार जिसमें कई एकाकी परिवार। देखिए संयुक्त का क्या मतलब होता है, जिसे जोड़ा जाए, जो जोड़ता है वो संयुक्त। तो जब कई एकाकी परिवार जुड़ जाते हैं तब संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ऐसा परिवार जिसमें कई एकाकी परिवार संयुक्त रूप से जीवन व्यतीत करते हैं अथवा वे सम्मिलित रूप से उत्पादन व उपभोग के समान उत्तरदायी व अधिकारी हो। यानी ऐसा परिवार जिसमें तीन से ज्यादा पीढ़ी के सदस्य होंगे और वो क्या करेंगे, जो उनका जो उत्पादन व उपभोग होगा तो वो समान उसके उत्तरदायी अधिकारी होंगे। उत्पादन यानी कि जो उत्पादन कार्य हो रहा है, जिस से अर्निंग हो रही है, तो वो परिवार में वो सारे करेंगे और उपभोग भी उस परिवार के सारे सदस्य करेंगे। तो इसमें परिभाषा श्रीमती इरावती कर्वे, जो हमारे भारत की बहुत बड़ी समाजशास्त्री हैं, तो उनके अनुसार संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतः एक छत के नीचे रहते हैं। श्रीमती इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है कि संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, यानी ये एक ग्रुप है, समूह है, जो साधारणतः एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा किसी न किसी प्रकार से रक्त संबंधी होते हैं। तो इनकी काफी बड़ी परिभाषा है और इसमें संयुक्त परिवार की बहुत सारी विशेषताएं को उन्होंने शामिल कर लिया है। तो अब नेक्स्ट है डॉक्टर आई.पी. देसाई, ये भी भारतीय समाजशास्त्री हैं। तो उन्होंने संयुक्त परिवार की क्या परिभाषा दी है, हम उस घर को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें कम से कम 3 या इससे अधिक पीढ़ी के सदस्य सम्मिलित हों तथा उनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों व कर्तव्यों द्वारा संबंधित हो। ये डॉक्टर आई.पी. देसाई के अनुसार परिभाषा है। तो इसमें अगर हम ये सारी चीजें पढ़ें, इसका अर्थ और श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार जो परिभाषा है, डॉक्टर आई.पी. देसाई के अनुसार जो संयुक्त परिवार की परिभाषा है, तो कुछ विशेषताएं इसकी निकल के आती हैं। जैसे कि इसमें 3 पीढ़ी तो होनी ही चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक हो सकती है। ये लोग एक सामान्य आवास में रह रहे हो और ये जो उत्पादन कर रहे हो वो संयुक्त हो, उपभोग कर रहे हो वो भी इनका संयुक्त हो, एक संयुक्त संपत्ति हो, सभी उसके आपस में साझेदार हो और ये एक रसोई का बना हुआ, एक चूल्हे का बना हुआ खाना खाते हो और क्या कहा गया है इसमें, सामान्य पूजा में भाग लेते हो। तो ये सारी विशेषताएं इसमें होनी चाहिए। तो इन परिभाषाओं और इस अर्थ के अनुसार जो संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं वो देखते हैं क्या क्या है। देखिए बच्चों, अगर जैसे परिभाषा क्या होती है कि किसी भी टॉपिक पर कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, लेकिन वो ऐसा आम व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो कोई उसका विशेषज्ञ होना चाहिए। तो अगर समाज शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आई.पी. देसाई और श्रीमती इरावती कर्वे, तो अगर ये परिभाषा देते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, तो इनकी परिभाषाओं को स्थान दिया जाएगा बुक में और जो भी जरूरत हो रही है जहाँ भी, तो इन लोगों की परिभाषाओं को।
तो ये जो परिभाषाएं हैं तो ये इनकी अपनी सोच के हो सकती हैं, तो इससे डिफरेंस हो सकती है दूसरे समाजशास्त्री की परिभाषाएं। तो जैसे कि इन दोनों की परिभाषाएं थोड़ी सेम है और इसमें से कुछ अलग है, तो सबका टोटल मिला के जो विशेषताएं मिल रही हैं हम वो जानते हैं कि क्या है संयुक्त परिवार की विशेषताएं। सबसे पहला, बड़ा आकार। तो जब इसमें 3 पीढ़ी या उससे ज्यादा के पीढ़ी के सदस्य रहेंगे तो उसका बड़ा तो आकार होना ही है, तो इसमें संयुक्त परिवार का बहुत बड़ा आकार होता है। और सेकंड में है समाजवादी संगठन। देखिए समाजवादी संगठन में क्या होता है कि सभी को, जो भी परिवार के सदस्य हैं तो उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन कमा रहा है या कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है या किसी की अर्निंग नहीं है या कोई घर में छोटा है बड़ा है, सब पे एक ही हिसाब से खर्च किया जाता है सबको। इसीलिए समाजवादी सोच ही है कि व्यक्ति को समान माना जाए। तो परिवार के सभी सदस्यों में क्या होता है, एक तरह समाजवादी संगठन होता है संयुक्त परिवार में। नेक्स्ट है सामान्य संपत्ति। तो इन लोगों की संपत्ति एक होती है, क्योंकि जहाँ भी संपत्ति बढ़ जाती है तो वो परिवार फिर संयुक्त नहीं रहता, क्योंकि अगर सब अलग अलग संपत्ति बांट के अलग रहने लगते हैं तो परिवार का विघटन माना जाता है। तो संयुक्त परिवार का मतलब है कि अलग चाहे रह भी रहे हो, देखिए कुछ ने तो माना है समाजशास्त्रियों ने कि सामान्य निवास होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। इसकी एक विशेषता ये है परिवार की, जरूरी नहीं है कि वो उसी घर में रहे, वो अलग रह सकते हैं किसी जरूरी काम से, लेकिन इनकी संपत्ति बटी हुई नहीं होनी चाहिए, सामान्य संपत्ति होनी चाहिए। संयुक्त परिवार तब माना जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य निवास स्थान। तो सामान्य निवास स्थान भी जरूरी है। सामान्य निवास स्थान होता है संयुक्त परिवार का, और ये सारे सदस्य उसी जगह पे रहते हैं, इसीलिए वो संयुक्त परिवार भी कहलाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि अब ऐसा है कि जब तक संपत्ति ना बटे, चाहे वो अलग रहें, किसी काम से भी रह सकते हैं। तो जो कि आजकल सबकी जॉब होती है तो जॉब को के लिए जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने को संयुक्त परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि उनकी संपत्ति नहीं बटी हुई होती है और वो अपनी सैलरी और इनकम भी संयुक्त परिवार में ही लाके देते हैं, मुखिया को ही देते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि वो एक संयुक्त सामान्य उनका निवास स्थान हो। तो इसकी विशेषता है, लेकिन बहुत जरूरी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कर्ता का सर्वोच्च स्थान। तो संयुक्त परिवार में एक कर्ता होता है तो उसका सर्वोच्च स्थान होता है, क्योंकि वही सबके खर्चे देखता है, सबकी जरूरतों की पूर्ति करता है, जो घर के नियम कानून हैं उसको लागू भी करवाता है। क्योंकि इतना बड़ी परिवार होता है, अगर सबका ध्यान नहीं रखा गया, फिर या सबको कंट्रोल नहीं किया गया तो संयुक्त परिवार का विघटन हो जाएगा। इसलिए इसमें कर्ता का मुख्य स्थान होता है। नेक्स्ट है सामान्य सामाजिक कर्तव्य। तो इसमें परिवार में सामान्य सामाजिक कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य जैसे कि अपने अपने कर्तव्य निभाना, जैसे सास का जो कर्तव्य है या फिर कर्ता जो मुखिया है वो तो अपने कर्ता ही है, और इसके अलावा बहुओं का कर्तव्य क्या है और बच्चों का क्या है, तो ये सारे कर्तव्य निर्धारित होते हैं संयुक्त परिवार में। सामान्य धार्मिक कर्तव्य, तो ये सामाजिक कर्तव्य होते हैं जो समाज के लिए निभाए जाते हैं, जिसमें स्पेशली घर के लिए ही निभाए जाते हैं, जैसे खाना बनाना या फिर घर के सदस्यों का ध्यान रखना, बच्चों का है कि बड़ों को सम्मान करें, पढ़ाई लिखाई करें, ये सारे सामाजिक कर्तव्य होते हैं। अब धार्मिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो हमारे जो समाज में माना गया है कि धर्म यानी पूजा पाठ से नहीं जोड़ते, इसमें धर्म में अपने कर्तव्य को मानते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। तो इसमें जो कर्तव्य जिसके होते हैं, जैसे इसमें बच्चों का क्या कर्तव्य है कि बड़ों का आज्ञा का पालन करें, उनको उनके पैर छुएं। जैसे अब तो ऐसा नहीं होता है लेकिन होना चाहिए। संयुक्त परिवार में स्पेशली ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि, और जो बहुएं हैं तो वो किसी बड़े से बात ना करें, मतलब इस तरह से उनका विरोध ना करें, और लड़के भी जो हैं तो यंग हैं वो भी चुपचाप उनकी सबकी बात माने। तो ये सारे कर्तव्य जो संयुक्त परिवार के हैं वो इसमें माने जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिरता। संयुक्त परिवार में आर्थिक स्थिरता
स्थिरता होती है, बिकॉज जितनी भी अर्निंग होती है तो वो कर्ता के पास जमा की जाती है। तो इसमें ये है कि जब भी मुसीबत का टाइम आता है, किसी परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो एक के ऊपर विपत्ति आई है तो उसमें कोई उसको ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता वो इंसान, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा परिवार, मेरा जो यह घर का मुखिया है तो वो मुझे इस स्थिति से निकाल देगा। तो इस तरह की ये होता है, तो आर्थिक स्थिरता होती है। और जबकि एकाकी परिवार में क्या होता है कि एकाकी परिवार में होता है कि अगर जॉब पे संकट आ जाए, जॉब छूट जाए, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इतना डिप्रेशन में चला जाता है कभी कभी तो कि वो सुसाइड तक कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसको कोई आर्थिक सहारा देने वाला नहीं है। और संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता, घर के सारे जो सदस्य हैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, उसका साहस बढ़ाते हैं और उसको फिर से ऐसा उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं कि वो अपनी फिर से कोई अच्छा काम ढूंढ ले, अच्छी नौकरी लगा ले। नेक्स्ट है सांस्कृतिक निरंतरता। तो सांस्कृतिक निरंतरता का बहुत बड़ा केंद्र होते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ही अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं। जितने भी परंपराएं, रीति रिवाज और ये जो सदियों से चली आ रही हैं, तो स्पेशली किसने दी है? संयुक्त परिवार ने अपनी नई पीढ़ी को दी है। क्योंकि अगर एक एकाकी परिवार अलग, मतलब अपने फैमिली से, संयुक्त परिवार से अलग होकर रहने लगे, तो आप देखोगे कि उसको आधे से कम भी त्योहार याद नहीं होते हैं, जो रिचुअल्स निभाए जाते हैं डेली में। क्योंकि बड़े बड़े त्योहार तो सबको याद होते हैं, होली दिवाली, लेकिन ऐसे बहुत से त्योहार होते हैं जो सिर्फ परिवार की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको ही पता होते हैं, जबकि वो अलग हो जाते हैं जो परिवार वो उसको नहीं पता होते हैं। तो संस्कृति का हस्तांतरण कौन करता है? हमारे संयुक्त परिवार। तो हमारे संयुक्त परिवार बहुत जरूरी है समाज के लिए, और समाज में परिवारों का विखंडन हो रहा है, इनका विघटन हो रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि लोगों ने इनकी अच्छाई को कम जाना है और बुराई को ज़्यादा जान लिया है कि इसमें ज़्यादा बुराई है, लेकिन इसमें अच्छाई भी है। अगर संयुक्त परिवारों में जो बुराइयां हैं उसको दूर कर दिया जाए, तो हमारे भारतीय जो समाज में संयुक्त परिवार हैं उससे अच्छे परिवार दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अब जो हम देखते हैं इसमें अब संयुक्त परिवार से लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं संयुक्त परिवार से? संयुक्त परिवार जो सदियों से चला आ रहा है हमारे देश में, और प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं। इसके लाभ है तभी तो रहते आए हैं, और अभी आधुनिकीकरण के ही टाइम में ऐसा हुआ है कि संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा है, वरना संयुक्त परिवार में ही लोग रहते थे। उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आप मतलब अपनी मर्जी से भी वो अलग नहीं हो सकते थे, जब तक संयुक्त परिवार खुद उनको, उसका मुखिया खुद उनको अलग नहीं करता था। तो लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अपनी मर्जी से सब अलग होने लगे हैं, कोई ऐसा ज़्यादा दबाव नहीं है संयुक्त परिवार का। तो अब इसके क्या लाभ है जो अब भी बना हुआ है? ये हमारे भारतीय समाज में अब भी संयुक्त परिवार बना हुआ है, और इसके बहुत से लाभ हैं। इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वही चीज़ लंबे टाइम तक अपने को जिंदा रख सकती है जो समाज को लाभ देती है, व्यक्तियों को लाभ देती है। तो इसके लाभ है सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भोजन, कपड़ा, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी आवश्यकताएं इससे पूरी होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा देर में पूरी हो, थोड़ा कम पूरी हो, लेकिन पूरी सारी आवश्यकताएं होती हैं संयुक्त परिवार से। व्यक्ति का सामाजिकरण। तो व्यक्ति का सामाजिकरण संयुक्त परिवार से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एकाकी परिवार में जो अगर व्यक्ति रहता है तो उसको उतनी चीज़ें ज़्यादा नहीं सीखने को मिलती बच्चे को, जितनी यहाँ पे मिलती है संयुक्त परिवार में। क्योंकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ चाचा सभी रहते हैं, तो इसलिए उसका सामाजिकरण बहुत अच्छा होता है। सुरक्षात्मक व्यवस्था। तो सुरक्षात्मक व्यवस्था होती है इसमें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई अपंग हो या कोई लाचार हो, किसी की जॉब छूट गई हो या किसी का काम में घाटा हो गया हो, तो सबको सुरक्षा मिलती है संयुक्त परिवार में। नेक्स्ट है सामाजिक बीमा। तो एक तरह से ये सामाजिक बीमा है, बिकॉज जैसे परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो सब लोग जितने भी उसमें व्यक्ति होते हैं, तो जो भी कमा रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक जगह पे उनका धन इकट्ठा होता है। तो वो धन
जो कर्ता के पास यानी मुखिया के पास इकट्ठा होता है तो वो उसे सबको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे जिसने उसमें उसने डिवोट किया हो या नहीं, उस धन में उसने अपना योगदान दिया हो या नहीं, लेकिन रहता वो सबका है परिवार पर। जितने भी उसमें स्पेशली इसमें संयुक्त परिवार में जो जेंट्स होते हैं तो उनको ये संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। कानून बनने के बाद भी स्त्रियों को, लड़कियों को संपत्ति नहीं दी जाती है। वैसे हमारे कानून में है कि स्त्रियों को संपत्ति दी जानी चाहिए। 1939 में ही संयुक्त परिवार के स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिल गया था, लेकिन रियल में ऐसा अभी नहीं मिला है। कृषि भूमि का विभाजन से बचाव, ये इसका एक बहुत अच्छा लाभ है कि संयुक्त परिवार से जो कृषि भूमि है उसके विभाजन नहीं होने पाता, क्योंकि विभाजन कब होता है, जब सब अलग अलग हो जाए। किसी परिवार में 4 भाई हैं अगर और 100 बीघे जमीन है, अब वो 4 अलग अलग हो जाए तो 25 इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब उनके भी 2 बच्चे हैं तो फिर वो डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे देश में भूमि के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं कि उन पर अच्छे से खेती भी नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि जो जैसे कि बाउंड्री लगा लेते हैं, डॉल जिसे कहते हैं वो लगा लेते हैं, तो उसमें बहुत भूमि का वेस्टेज होता है, क्योंकि उसमें बहुत लंबी लंबी डॉल लगाते हैं तो उसके में कितना ज़्यादा खेती हो सकती है, तो वो वेस्टेज हो रहा है। और ऊपर से अलग से सब खाद पानी की व्यवस्था करते हैं, एक साथ करेंगे तो ज़्यादा सही होता है। और फिर अलग अलग सब लेबर ढूंढते हैं, मजदूर ढूंढते हैं, जबकि 4 जो भाई रहते हैं तो एक साथ कर सकते थे। यानी इसका बहुत बड़ा लाभ है कि ये जो हमारी जमीन है, हमारी जो लैंड है, तो उसको ये विभाजित नहीं होने देते, एक साथ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है समान अधिकार व कर्तव्य। परिवार के सदस्यों को सिखाया जाता है कि उनके कर्तव्य भी होने चाहिए और अधिकार तो समान होते ही हैं। जो परिवार होता है तो उसमें जैसे मैंने बताया था अभी, अगर 4 भाई हैं तो उनको समान अधिकार मिलेंगे और उनके बच्चों को भी समान अधिकार ही मिलेंगे। कर्तव्यों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि कर्तव्य भी सब निभाएं अपने। संस्कृति का हस्तांतरण, तो संस्कृति का तो केंद्र होते हैं संयुक्त परिवार, और ये अपनी संस्कृति को आगे बहुत अच्छा हस्तांतरित करते हैं, क्योंकि परंपराएं, रूढ़ियाँ और जो रीतियाँ हैं तो वो संयुक्त परिवार से ही हस्तांतरित होती हैं आगे के लिए, तो ये बहुत अच्छा केंद्र होते हैं। विधवाओं, अनाथों व वृद्धों की सुरक्षा, संयुक्त परिवार ही वो परिवार है जो विधवाओं, अनाथों और बच्चों की सुरक्षा करता है। जैसे बच्चों की सुरक्षा तो एकाकी परिवार बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो अनाथ हो तो उसकी सुरक्षा कहाँ हो सकती है, संयुक्त परिवार में ही, क्योंकि संयुक्त परिवार के में बहुत सारे सदस्य होते हैं और ये एक दूसरे से लगाव रखते हैं, तो ऐसे बच्चों का बहुत अच्छा पालन पोषण हो जाता है संयुक्त परिवार में। और अगर मान लीजिए कोई विधवा है तो उसको भी संयुक्त परिवार सहारा देता है और उसके बच्चों का भी पालन पोषण होता है और उसको कहीं पे दर दर नहीं भटकना पड़ता। जैसे समाज में अगर वो नहीं जानती है कुछ, मान लीजिए कोई विधवा है, उसको कोई काम नहीं आता, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अगर संयुक्त परिवार का सहारा ना मिला तो उसका जीवन तो बहुत ही ज़्यादा कष्टमय हो जाएगा, तो संयुक्त परिवार उसे सहारा देता है। अनाथों व वृद्धों की सुरक्षा, वृद्धों की सुरक्षा संयुक्त परिवार में ही हो सकती है। संयुक्त परिवार इसलिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं कि ये वृद्धों को सहारा देते हैं। और कहीं कहीं तो संयुक्त परिवार में ऐसा होता है कि जो घर का सबसे बड़ा वृद्ध होता है तो उसी का आज्ञा लेके सारे काम होते हैं, तो ये उनके लिए सम्मान की बात भी होती है। पारिवारिक एकता व व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो संयुक्त परिवार होते हैं तो समाज में उनका एक अच्छा स्थान माना जाता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सब अलग अलग हो गए हैं, विघटन होने लगा संयुक्त परिवार का। तो जब किसी संयुक्त परिवार को सब बहुत सुखी देखते हैं, खुश देखते हैं, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका सम्मान बढ़ता है। और वो जो उनकी एकता होती है, क्योंकि भाई भाई के लिए खड़ा होता है, बहन बहन के लिए खड़ी होती है, और सब एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं, अपना सब कुछ दूसरे को निछावर करने को तैयार होते हैं। दूसरे का मतलब ये नहीं कि बाहर वाले को, तो एक दूसरे को, परिवार में ही एक दूसरे को अपना सब कुछ निछावर करते हैं, तो ये समाज में उनके सम्मान का विषय बनता है। नेक्स्ट है सामाजिक सहयोग की भावना।
तो सामाजिक सहयोग की भावना तो इसमें रहती है, सब मिलजुल कर काम करते हैं, सामाजिक सहयोग की भावना है। और सामाजिक नियंत्रण, इसमें सामाजिक नियंत्रण भी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, और शायद यही इसका एक बड़ा कारण है कि इसका विघटन होने लगा है, ये भी मुख्य कारण है। तो देखो सामाजिक नियंत्रण का ये है कि इसमें हर इंसान को कंट्रोल रखा जाता है, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा होता है, तो सब पे कोई ना कोई, हर व्यक्ति एक दूसरे पे ध्यान दे रहा होता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, तो एक नियंत्रण में रहते हैं सब, इसमें सभी सदस्य नियंत्रण में रहते हैं। और जो मुखिया होता है तो उसका जो कर्तव्य क्या है कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसके साथ साथ सभी को नियंत्रित करना मतलब गलत कामों से नियंत्रित करना, उन्हें जो गलत मार्ग है उनसे हटाना और उनको सही मार्ग पे लाना। तो इसी तरह नियंत्रण भी करता है संयुक्त परिवार। अब हम देखिए संयुक्त परिवार के हमने लाभ जाने, अगर इतने सारे लाभ हैं फिर भी इसका विघटन हो रहा है, यानी इसके में कुछ दोष भी होंगे, कुछ हानियां भी होंगी, क्योंकि जो हमारा संयुक्त परिवार है तो उसने अपने को एक तरह से जो नियम कायदे कानून चले आ रहे थे उसमें जकड़ लिया था, उसने उससे बाहर खुल के देखा नहीं। और जो भी क्या होता है, अगर पानी भी है एक जगह स्थिर हो जाए तो वो भी सड़ने लगता है, कोई भी चीज़ सड़ने लगती है एक जगह स्थिर होकर, अगर वो चलती रहे तो वो सही बनी रहती है, स्वस्थ बनी रहती है। तो संयुक्त परिवार ने भी अपने रूढ़ियों को, परंपराओं को इतना जकड़ लिया था कि उसमें से इंसान का दम घुटने लगा कि इस व्यवस्था से निकलो। अगर संयुक्त परिवार सही टाइम पे अपने में बदलाव कर लेता तो उसका ये हाल नहीं होता जो आज के टाइम में हो रहा है कि संयुक्त परिवार में कोई रहना ही नहीं चाहता है। तो क्या क्या दोष है संयुक्त परिवार के, क्योंकि अगर संयुक्त परिवार में जैसे मैंने बताया बहुत से लाभ भी हैं, तो ये लाभ नहीं देख रहे हैं इंसान, इसकी हानियां ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए इससे दूर जा रहे हैं। जबकि हमें इसकी हानियों को दूर करके संयुक्त परिवार को फिर से समाज में उच्च स्थान देना चाहिए, क्योंकि संयुक्त परिवार ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा स्थान है जिसमें सभी को सपोर्ट मिलता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या दोष हैं, क्या ऐसे दोष हैं जो हमारे संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। तो जैसे संयुक्त परिवार से हानि क्या है, द्वेष व कलह का केंद्र। देखिए अभी तो हम सहयोग और सद्भावना ये सब कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन अब देखेंगे इसमें पर्दे के पीछे क्या चीज़ें हैं। बाहर जो दिखाई देता है कि ये संयुक्त परिवार होते हैं तो ये अपनी चीज़ों को बाहर नहीं आने देते हैं, जब तक इनके जो व्यक्ति हैं तो वो खुद ना बताएं, अंदर ही अंदर सबको कंट्रोल रखा जाता है और सबको उसी घुटन में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसमें पारस्परिक कलह रहती है, जैसे सास बहू में रहती है और देवरानी जेठानी में रहती है, नंद और भाभीयों में रहती है, भाई भाई में भी रहती है, तो बहुत कलह और द्वेष रहता है इन लोगों में। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि इसमें दोष है, इसमें सबसे बड़ा दोष ये भी है इसमें। फिर है नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास में बाधक। जैसे ये सब, जैसे संयुक्त परिवार में क्या होता है कि एक सा ही सबको माना जाता है, तो किसी में अगर एक्स्ट्रा प्रतिभा है तो उसको बढ़ाने का काम नहीं किया जाता है, उसके व्यक्तित्व विकास का काम नहीं किया जाता है। जैसे एकाकी परिवार में होता है कि किसी की अगर जितनी क्षमता है उसे देखकर उसे उतना ही आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है, सबको एक सा ही माना जाता है, सबको एक सा ही ट्रीट किया जाता है। अगर किसी को एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है तो सबको एक सी दी जा रही है, जिस स्कूल में भेजा जा रहा है सबको एक ही स्कूल में भेजा जा रहा है, जैसा खाना एक को दिया जा रहा है वैसे ही दिया जा रहा है। तो उसमें हो सकता है कि उस बच्चे में ज़्यादा प्रतिभा हो तो उसे और ज़्यादा अच्छे स्कूल में भेजना हो, या फिर वो बाहर पढ़ने जाना चाहता हो, तो ऐसा उसमें नहीं किया जाता। तो व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है सामान्य निर्धनता। जैसे इसमें हम पहले देख रहे थे इसका लाभ था कि सब आर्थिक रूप से कोई विपन्न नहीं होने पाता था क्योंकि सबकी एक संयुक्त संपत्ति होती थी, लेकिन इसमें निर्धनता इसलिए आ जाती है कि जैसे मान लीजिए इंसान कमा रहा है ना, तो एक उसमें 4 भाई हैं, तो एक कमा रहा है 50,000, एक 20,000, एक 10,000, एक 30,000। तो जो 50,000 कमाने वाला है तो उसको भी, क्योंकि बहुत बड़े परिवार सब मिला के खर्च कर रहे हैं, तो उसको भी निर्धनता का सामना करना पड़ेगा, जबकि वो निर्धन नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या है कि सब में संपत्ति बढ़ गई, जो पैसा आया वो सब में बढ़ गया, तो फिर तो उसको ये निर्धनता उसमें रहती है। और इसलिए भी रहती है कि जैसे संयुक्त परिवार में होड़ सी भी रहती है, किसी संयुक्त परिवार में होड़ सी भी रहती है।
कि अरे इसने इतना खर्च कर लिया तो मुझे ये चाहिए, इसने ये ले लिया तो मुझे ये चाहिए। तो फिजूल खर्ची भी बहुत ज़्यादा होती है कभी कभी कि देखा देखी एक दूसरे की करते हैं पैसा खर्च, तो उससे निर्धनता आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक निर्भरता। तो देखिए क्योंकि सारे सदस्य कमा के एक ही सदस्य को देते हैं जो मुखिया होता है, और उसके बाद क्या करते हैं कि उससे वो खर्च के लिए मांगते रहते हैं। तो ये उन्हें बहुत ह्यूमिलिएट करता है कि अरे हम कमा भी रहे हैं और हाथ फैलाना पड़ता है हमें पैसों के लिए मुखिया से। तो ये आर्थिक निर्भरता है इसमें संयुक्त परिवार में, ये इसका दोष है कि क्योंकि इंसान किस लिए पढ़ता लिखता है, मेहनत करता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। और वो आत्मनिर्भर बनने के बाद भी क्या कर रहा है कि जरा जरा सी चीज़ों के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है, तो वो फिर आर्थिक निर्भरता किस बात की रही। तो ये इसका संयुक्त परिवार का दोष है। नेक्स्ट देखते हैं स्त्रियों की दयनीय स्थिति। जो विघटन का कारण है कि स्त्रियों की दयनीय स्थिति भी है, क्योंकि स्त्रियों का इसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती और उनका कोई स्थान नहीं होता। स्त्री सिर्फ इसमें जो मुखिया की पत्नी होती है वही स्त्री का मुख्य स्थान होता है, बाकी को निम्न समझा जाता है। उनका कोई विचारों की वैल्यू तो वो रखती ही नहीं, उनको बोलने भी नहीं दिया जाता कि किसी पर अपने बच्चों के बारे में उनको निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं होता, वो भी सब घर के मुखिया लेंगे। तो ये स्त्रियों की बहुत निम्न स्थिति होती है और उन्हें एक तरह से नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है कि बस उनका काम है खाना बनाना, ये सब कुछ, और झाड़ू पोछा करना, बच्चे पैदा करना। तो उन्हें एक तरह से व्यक्ति नहीं माना जाता, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो बहुत दयनीय स्थिति होती है स्त्रियों की। बाल विवाहों को प्रोत्साहन। संयुक्त परिवार में जैसे बहुत सारे कई पीढ़ी के सदस्य होते हैं, बहुत से होते हैं, तो सभी के कई कई बच्चे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 4 भाई हैं या फिर 6 भाई हैं, तो उनमें से भी क्या है कि किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 हैं। तो जब वो शादी लायक होते हैं तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उन बच्चों की उम्र में, कोई 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का। तो संयुक्त परिवार को बहुत जल्दी जल्दी मैरिज करनी पड़ती है और इसलिए क्या होता है कि वो छोटी उम्र में यानी बाल विवाह भी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा दोष है संयुक्त परिवार का। और अपने एक तरह से ये भी सोचते हैं कि जल्दी से जितना जल्दी विवाह करके निपटो, क्योंकि लड़कियों को शादी करेंगे और फिर उन्हें ये भी इंतजार रहता है कि हम फिर अलग होंगे, तो इसलिए वो जल्दी बाल विवाह कर देते हैं कि इनके शादी करें सब लड़कियों की और फिर हम अलग हों, क्योंकि उन्हें भी यही लगता रहता है कि हाँ हम एक आखिरी परिवार में, संयुक्त परिवार वाले भी रहना चाहते हैं, तो इसलिए वो बाल विवाह भी कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिक संतानें। तो अधिक संतानें तो होती हैं संयुक्त परिवार में, और संयुक्त परिवार की क्योंकि एक जो रूढ़ी मान लेंगे इसे कि यहाँ पे जो बेटे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, संयुक्त परिवार में ज़्यादा दिया जाता है, बेटे को महत्व दिया जाता है। और इसमें कहीं कुछ परिवार तो ऐसे रहते हैं कि एक ही बेटा होने पे भी दूसरे बेटा भी चाहिए उन्हें, तो इसलिए वो अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ऐसे परिवार में, संयुक्त परिवार में, क्योंकि इतने सदस्य होते हैं, कितना ही बड़ा घर हो फिर भी सबको अपना अपना रूम नहीं मिल पाता, तो वो जगह की कमी होती है और एक दूसरे से टकराते रहते हैं ये लोग संयुक्त परिवार में। तो ये गोपनीयता बहुत कम होती है, सबकी प्राइवेसी इसमें भंग रहती है। नेक्स्ट है हमारा गतिशीलता में बाधक। गतिशीलता यानी कि अगर हम कुछ काम करना चाहें, समाज में आगे बढ़ना चाहें, कहीं नौकरी करना जाना चाहें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो ये संयुक्त परिवार उसमें रोड़ा अटकाता है, क्योंकि ये सब व्यक्तियों पे, जैसे जिसके पास पैसा होता है तो वो किसी पे ऐसे नहीं लगाता कि हाँ मैं कोई काम शुरू करा दूँ इसका, क्योंकि उसे लगता है कि अरे इसका काम नहीं चला तो फिर क्या होगा, सबका पैसा एक साथ होता है। तो बहुत बड़ी गतिशीलता में ये बाधक है। देखो बच्चों, ये हमारे संयुक्त परिवार के लाभ और संयुक्त परिवार की हानियाँ हुई। अगर संयुक्त परिवार अपने दोषों को दूर कर ले तो दुनिया का सबसे अच्छा परिवार, या फिर भारत का जो संयुक्त परिवार है वो दुनिया का सबसे अच्छा परिवार कहलाएगा, क्योंकि एकाकी परिवार में तो अधिकतर सब रहना पसंद करते ही हैं, लेकिन संयुक्त परिवार के भी बहुत लाभ हैं। एक तो ये लाभ है कि ये जैसे किसी को परेशानी होती है, दुख होता है,
कोई किसी जैसे विधवा हुआ या अनाथ हुआ या फिर किसी की जॉब छूट जाए, अपाहिज हुआ, तो इन लोगों को सबसे अच्छा सहारा हमारे संयुक्त परिवार में ही मिलता है। और जो मानसिक डिप्रेशन जो होता है, क्योंकि आजकल मानसिक डिप्रेशन, अवसाद बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी को कुछ कहना चाहते हैं कि उनको कोई मिलता नहीं, उनका दुख दर्द समझे, उनकी तकलीफ समझे। तो ये संयुक्त परिवार में क्योंकि बहुत सदस्य होते हैं, और जो बड़े होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, हमारे दादा दादी मम्मी पापा होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो वो बहुत सुन लेते हैं हम लोगों की बातें, और ऐसे जो डिप्रेशन में चल रहे हैं उन लोगों की बातें वो अच्छी तरह सुन लेते हैं। तो इंसानों का जो दुख दर्द है वो कम होता है, डिप्रेशन कम होता है। तो संयुक्त परिवार इसलिए बहुत ज़रूरी है, और आज का जैसा माहौल है तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संयुक्त परिवार ही सपोर्ट करता है। क्योंकि एकाकी परिवार में तो कम सदस्य होते हैं। मान लीजिए कि जो मुखिया और उसकी पत्नी और बच्चे, अगर मुखिया की ही काम उसका छूट जाए और उसकी जॉब चली जाए, तो फिर कौन सहारा देगा? और उस टाइम पर अगर उनका संयुक्त परिवार है तो वो उनको सहारा देगा। तो बच्चों को इसमें अब आगे पढ़ते हैं कि संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण हैं, ऐसे क्या कारण रहे कि ये संयुक्त परिवार विघटित होने लगा, इसका विघटन होने लगा। तो बहुत से कारण हैं, जैसे औद्योगिकरण है। 18वीं शताब्दी से उद्योगों का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और क्या हुआ, फैक्ट्रियाँ लगी, तो वहाँ पे अच्छे काम मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, तो लोग शहरों की ओर गए, वहाँ पे उन्होंने उद्योगों में काम किया, तो अब अपना परिवार अलग बनाया, तो ये काम था। और एक नगरीकरण, क्योंकि औद्योगिकरण के साथ ही नगरीकरण भी आता है, क्योंकि जहाँ पे उद्योग लगता है तो वहाँ शहर का विकास होता है, तो ये लोग वहाँ पे अच्छी इनको एजुकेशन मिली, इनके बच्चों को अच्छी हेल्थ मिली, अच्छे पैसे मिले, तो वहाँ ये नगरीकरण भी इसका मुख्य कारण रहा विघटन का। एक और है जैसे कि यातायात के साधनों में वृद्धि। पहले दूर जाना, बहुत अच्छे अवसर होने पे भी दूर जाना मुश्किल होता था, इस तरह से बैलगाड़ी और ये टांगे वगैरह से लोग जाते थे जो ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाते थे। अब क्या है, सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, बसेस हैं, तो व्यक्ति बहुत दूर दूर तक एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और वो आ भी सकता है, ये भी नहीं कि उसे ऐसा है कि वो नहीं आ सके, जब उसका मन करता है अपने परिवार से मिलने भी आ सकता है। इसलिए वो संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है, वो जाके दूर रहने लगा है। इसमें और हैं जैसे कि पाश्चात्य शिक्षा ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि पाश्चात्य जो देश है तो उसमें तो पहले से ही एकाकी परिवार चले आ रहे हैं, और उसमें अधिकतर क्या सिखाया जाता है पाश्चात्य शिक्षा में, व्यक्तित्व का विकास, यानी अपना विकास शुरू में ये जैसा समाज के लिए बाद में करो, पहले अपने लिए करो, खुद को आगे बढ़ा। तो इस तरह की सोच जो है तो पाश्चात्य शिक्षा से इंसान के अंदर आती है, तो वो अपनी तरक्की के लिए फिर बाहर भी जाता है, अपनी तरक्की के लिए अपना उसको घर छोड़ना पड़ता है, संयुक्त परिवार को तोड़ना पड़ता है, ये भी कारण रहा है। स्त्रियों की जो स्थिति है उसकी उन्नति हुई है, और वो जॉब करने लगी हैं, उनको जॉब मिल गई है, ये बहुत अच्छी बात है स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियों की हालत बहुत खराब थी संयुक्त परिवार में, और स्पेशली ये मुख्य कारण है कि संयुक्त परिवार में के विघटन का, क्योंकि जब स्त्रियाँ पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी हैं, तो वो ऐसे माहौल में क्यों रही जहाँ पे उसको बाहर सांस पर्दे में रखा जा रहा है, सांस तक नहीं ली जा रही है, उसके विचारों को नहीं सुना जा रहा है, तो वो ऐसे स्थान पे क्यों रहना पसंद करेंगी। तो उन्होंने वो स्थान को संयुक्त परिवार को छोड़ना पसंद किया और अपना एकाकी परिवार बनाना पसंद किया। इसके अलावा बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति तरक्की पसंद होते हैं तो वो संयुक्त परिवार में नहीं रहना पसंद करते, क्योंकि उन्हें विदेशों में काम करना है, दूसरे जगह पे वो भावनात्मक रूप से चाहे जुड़े हुए हों फैमिली से, लेकिन अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने अच्छे अवसरों को वो नहीं ठुकराते, और वो दूसरे देशों में या फिर बड़े शहरों में काम करने जाते हैं। तो इससे भी संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। तो संयुक्त परिवार का विघटन इसलिए भी हुआ है क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ थी, और जिन्हें सुधार के संयुक्त परिवार फिर से अपने को अच्छा बना दे, तो संयुक्त परिवार में आना लोग पसंद करेंगे। और संयुक्त परिवार, देखिए संयुक्त परिवार का पूर्ण रूप से विघटन कभी नहीं होगा भारतीय समाज में, बिकॉज हम जो हमारा जो समाज है तो वो इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, कि हमारी संस्कृति में जो संयुक्त है तो उसे परिवार को बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है। और कई कई साल अलग रहने के बाद भी लोग ये नहीं चाहते कि हम जमीन बांट ले आके, चाहे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ से, फिर भी वो नहीं कि चलो घर वाले हैं वो
हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो हमारा वहाँ पे खेती कर लेंगे और वो अपना ही खर्च चला लेंगे, और यहाँ से जैसे कि दाल चावल अनाज ये सब कुछ उन्हें मिल जाता है, तो इससे भी वो खुश रहते हैं। तो वो संयुक्त परिवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो संयुक्त परिवार हमारे समाज में हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए। इतनी अच्छी हमारा संस्था है संयुक्त परिवार। तो बच्चों, हमने संयुक्त परिवार के बारे में जान लिया। अब इसमें संयुक्त परिवार का जो वंशावली है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और हम जो एकाकी परिवार होता है उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी क्या विशेषताएं हैं ये भी जानेंगे। वैसे तो हमने संयुक्त परिवार की बात करते हुए उधर एकाकी परिवार का भी जान रहे थे कि एकाकी परिवार में क्या होता है, लेकिन अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, और हमारे चैनल को जरूर लाइक करना।